है, हिंदू मुस्लिम भाई है। हैप्पी होली, ईद मुबारक। ये कहानी है सादिक की, जो एक छोटे से कस्बे में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका घर पुरानी गलियों के बीचों बीच था, जहां हर त्योहार पूरे जोश और खुशी के साथ मनाया जाता था। सादिक एक सीधा सादा लड़का था, जिसकी परवरिश दीन और तहजीब के साए में हुई थी। उसके अब्बा कारी अब्दुल वहीद मस्जिद के इमाम थे और पूरे मोहल्ले में उनकी इज्जत थी। वहीं उसकी अम्मी फरहीन एक नेक और सब्र करने वाली औरत थीं, जो घर को सलीके से संभालती थीं। सादिक का बचपन से एक दोस्त था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन पास ही के घर में रहता था और दोनों की दोस्ती पूरे मोहल्ले में मिसाल मानी जाती थी। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ खेलते और एक दूसरे के घर आना जाना भी आम था। अर्जुन की अम्मा अक्सर सादिक के लिए मिठाइयां बनाती और सादिक की अम्मी भी अर्जुन को अपने बेटे जैसा ही मानती थीं। कस्बे में हर साल होली और ईद दोनों बड़े धूमधाम से मनाई जाती थीं। होली के दिन रंगों की बारिश होती तो ईद के दिन हर घर में सेवइयों की खुशबू फैल जाती। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था, जिसे सादिक महसूस कर रहा था मगर समझ नहीं पा रहा था। होली आने में अभी कुछ ही दिन बाकी थे। अर्जुन बहुत खुश था और उसने सादिक को भी होली खेलने के लिए बुलाया। सादिक थोड़ा झिझक रहा था। उसने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन रंगों से दूर रहूंगा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तू बस मेरे साथ रहना, वही काफी है। उसी शाम जब सादिक घर लौटा तो उसने अपने अब्बा को कुछ लोगों के साथ गंभीर चर्चा करते हुए देखा। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। सादिक ने अम्मी से पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, हालात ठीक नहीं हैं, तुम बाहर कम ही जाया करो। अगले दिन मस्जिद में भी खुतबा कुछ अलग था। कारी अब्दुल वहीद ने लोगों को सब्र, अमन और एक दूसरे की इज्जत करने की नसीहत की। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है, इसलिए हमें हर हाल में अमन बनाए रखना चाहिए। सादिक अपने अब्बा की बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके दिल में एक डर घर कर रहा था। होली का दिन आ गया। सुबह से ही गलियों में रंग उड़ने लगे थे। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे, ढोल की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ सादिक के घर के बाहर आया और उसे आवाज दी। सादिक बाहर निकला, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के बजाय चिंता थी। अर्जुन ने कहा, क्या हुआ? आज तो तू बहुत चुप है। सादिक ने धीमे से कहा, बस ऐसे ही अजीब सा लग रहा है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, डर मत, मैं हूं ना। दोनों साथ चलने लगे। सादिक रंगों से बचता हुआ अर्जुन के साथ खड़ा था। तभी अचानक भीड़ में किसी ने जोर से चिल्लाया, किसी ने मस्जिद की दीवार पर रंग फेंक दिया है। ये सुनते ही माहौल बदल गया। लोगों के चेहरों पर खुशी की जगह गुस्सा आ गया। कुछ ही देर में बात आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। कोई कह रहा था कि यह जानबूझकर किया गया है, तो कोई कह रहा था कि यह सिर्फ एक हादसा है। लेकिन गुस्से में किसी को सच सुनने की फुर्सत नहीं थी। सादिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अर्जुन की तरफ देखा, जो खुद भी घबराया हुआ था। तभी भीड़ में से किसी ने सादिक को पहचान लिया और ऊंची आवाज में कहा, यह उसी का दोस्त है, जरूर इसे सब पता होगा। अचानक सारी निगाहें सादिक पर टिक गईं। वो हक्का बक्का रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यहां अर्जुन के साथ आया हूं। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। भीड़ में से कुछ लोग आगे बढ़े और सादिक को घेर लिया। अर्जुन ने बीच में आकर कहा, इसे छोड़ दो, ये मेरा दोस्त है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। तभी किसी ने और भी भड़काऊ बात कह दी, ये सब प्लानिंग के साथ हुआ है, पहले दोस्ती करते हैं, फिर मौका देखकर वार करते हैं। ये सुनकर सादिक के दिल पर जैसे चोट लगी। जिस दोस्ती को वो सच्चा समझता था, वही अब शक के घेरे में आ रही थी। सादिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन की तरफ देखा, जैसे उससे कोई जवाब मांग रहा हो। अर्जुन खामोश था। उसकी आंखों में भी उलझन थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था।
उसी वक्त पुलिस की गाड़ी आ गई और भीड़ को हटाने लगी। सादिक को उसके घर भेज दिया गया। घर पहुंचते ही उसकी अम्मी ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन उसके अब्बा के चेहरे पर गहरी चिंता थी। रात को ये कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर चेहरा किसी न किसी शक की परछाई में छुप गया था। सादिक के लिए अब गली का हर मोड़ अजनबी लगने लगा था। जिन रास्तों पर वो बेफिक्र चल जाया करता था, आज वहीं कदम रखने से भी डर लग रहा था। मस्जिद की दीवार पर पड़ा रंग जैसे उसके दिल पर भी उतर आया था, और हर निगाह उसे उसी गुनाह से जोड़ रही थी जिसका उसे कोई इल्म नहीं था। घर का माहौल भी बदल चुका था। कारी अब्दुल वहीद की आवाज अब पहले जैसी नरमी नहीं रखती थी, बल्कि उसमें एक गहरी थकान और चिंता बस गई थी। उन्होंने सादिक को अपने पास बैठाकर कहा, बेटा, हालात नाजुक है, और जब हालात ऐसे हो जाएं तो इंसान को अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर रखना पड़ता है। सादिक ने सिर झुका लिया, मगर उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में लोग उसे शक की निगाह से देख रहे हैं? उधर अर्जुन के घर में भी सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके अब्बा महेश त्रिवेदी, जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, अब हर वक्त सख्त नजर आते थे। उन्होंने अर्जुन से साफ कह दिया था, अब उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखना, समझे तुम? अर्जुन ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसकी आंखों में सादिक की वो मासूम शक्ल घूम रही थी जो भीड़ के बीच बेबस खड़ी थी। दिन बीतते गए, मगर कस्बे में तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। अफवाहें अब और भी तेजी से फैलने लगी थीं। कोई कहता कि ये सब पहले से प्लान था, तो कोई कहता कि ये सिर्फ एक छोटी सी शरारत थी जिसे जानबूझकर बड़ा बनाया जा रहा है। मगर सच्चाई क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। इसी बीच एक और खबर ने सबको हिला दिया। किसी ने रात के अंधेरे में मंदिर की दीवार पर भी कुछ रंग फेंक दिए थे। अब मामला और भी संगीन हो चुका था। दोनों तरफ गुस्सा बढ़ रहा था और हर कोई दूसरे को दोष दे रहा था। सादिक के लिए यह खबर बिजली की तरह थी। उसने सोचा, अगर ये सब एक ही इंसान कर रहा है तो क्यों? उसके दिल में अब डर के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कोई सच उसके बहुत करीब हो मगर वो उसे पकड़ नहीं पा रहा हो। उस रात सादिक को नींद नहीं आई। उसने फैसला किया कि वो खुद इस सच को तलाश करेगा। उसने चुपके से घर से निकलने का इरादा किया। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसकी अम्मी की आवाज आई, कहाँ जा रहे हो बेटा? सादिक रुक गया। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों ने सच बयान कर दिया। फरहीन ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, सच की राह आसान नहीं होती, मगर अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ता जरूर दिखाता है। ये सुनकर सादिक के कदम और मजबूत हो गए। वो रात के अंधेरे में निकल पड़ा। गलियां सुनसान थीं, मगर हर कोना जैसे किसी राज को छुपाए बैठा था। वो धीरे धीरे मस्जिद की तरफ बढ़ा। मस्जिद के पास पहुंचते ही उसे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने छुपकर देखा, 2 साए दीवार के पास खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, बस अब आखिरी काम रह गया है, फिर पूरा कस्बा जल उठेगा। सादिक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर अंधेरा बहुत था। अचानक उनमें से एक ने मुड़कर देखा, जैसे उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया हो। सादिक घबरा गया और पीछे हटने लगा। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और आवाज हो गई। दोनों साए चौकन्ने हो गए। कौन है वहां? एक करक आवाज गूंजी। सादिक दौड़ पड़ा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वो बाहर आ जाएगा। पीछे से कदमों की आवाज भी आ रही थी। वो किसी तरह अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह उसकी हालत देखकर अम्मी समझ गईं कि कुछ बड़ा हुआ है। सादिक ने सारी बात बता दी। कारी अब्दुल वहीद भी ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये मामला अब सिर्फ एक रंग का नहीं रहा, ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा है। उसी दिन मस्जिद में एक बैठक बुलाई गई। कस्बे के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए। सादिक ने हिम्मत करके अपनी देखी हुई बात सबके सामने रखी। कुछ लोगों ने उस पर यकीन किया, मगर कुछ ने फिर भी शक की नजर से देखा। तभी अचानक एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम रफीक था। उसने कहा, मैंने भी कल रात कुछ अजीब देखा था। 2 लोग मंदिर के पास से भागते हुए।
अब माहौल और भी गंभीर हो गया। लेकिन तभी एक और आवाज उठी, ये सब झूठ है, ये लोग खुद ही ये सब कर रहे हैं और अब कहानी बना रहे हैं। ये आवाज महेश त्रिवेदी की थी। अर्जुन के अब्बा की बात सुनकर सादिक का दिल टूट गया। अर्जुन भी वहीं खड़ा था। उसकी नजरें सादिक से मिलीं, मगर इस बार उनमें वो भरोसा नहीं था जो पहले हुआ करता था। ये कहानी अब अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां हर सच पर्दे से बाहर आने वाला था और हर झूठ अपनी सजा के करीब खड़ा था। सादिक उस रात खिड़की के बाहर आ था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे हर धड़कन कोई राज बयान कर रही हो। महेश त्रिवेदी की बात उसके कानों में गूंज रही थी, अगर सच बाहर आ गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सादिक के दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या अर्जुन के अब्बा इस साजिश में शामिल है? क्या वो वही लोग हैं जो रात के अंधेरे में मस्जिद और मंदिर की दीवारों को निशाना बना रहे थे? या फिर कहानी इससे भी ज्यादा गहरी थी? वो चुपचाप वहां से लौटा, मगर इस बार उसके कदमों में डर कम और यकीन ज्यादा था। उसे अब समझ आ रहा था कि सच बहुत करीब है, बस उसे सही तरह से सामने लाने की जरूरत है। अगली सुबह सादिक ने अपने अब्बा को सब कुछ बता दिया। कारी अब्दुल वहीद कुछ देर तक खामोश बैठे रहे, जैसे हर बात को जोड़ कर देख रहे हों। फिर उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, इल्जाम लगाना आसान होता है, मगर बिना सबूत के किसी को कटघरे में खड़ा करना इंसाफ नहीं होता। हमें हिकमत से काम लेना होगा। उसी दिन उन्होंने कस्बे के कुछ समझदार लोगों को बुलाया, जिनमें दोनों समुदाय के बुजुर्ग शामिल थे। उन्होंने तय किया कि अब बिना पुख्ता सबूत के कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। मगर सादिक जानता था कि सिर्फ बातों से सच सामने नहीं आएगा। उसने एक योजना बनाई। उसने उस रात फिर से उसी जगह जाने का फैसला किया जहां उसने उन दो सायों को देखा था। इस बार उसने अपने साथ एक छोटा सा मोबाइल कैमरा भी लिया, ताकि अगर कुछ दिखे तो उसे रिकॉर्ड कर सके। रात गहरी थी और हर तरफ सन्नाटा था। सादिक धीरे धीरे मस्जिद के पास पहुंचा और एक कोने में छुप गया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, मगर फिर वही हल्की हल्की आहट सुनाई दी। दो साए फिर से वहां आए। इस बार सादिक ने हिम्मत करके कैमरा ऑन कर दिया। वो दोनों साफ सुनाई दे रहे थे। आज आखिरी काम है, फिर दोनों तरफ आग लग जाएगी, एक ने कहा। दूसरा बोला, महेश जी ने कहा है कि बस आज के बाद सब अपने आप हो जाएगा, लोग खुद लड़ेंगे। ये सुनकर सादिक के रोंगटे खड़े हो गए। अब सब साफ था। महेश त्रिवेदी इस पूरी साजिश के पीछे थे। वो अपने फायदे के लिए दोनों समुदायों को आपस में लड़वाना चाहते थे। सादिक ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और चुपचाप वहां से निकल गया। अगले दिन उसने ये वीडियो अपने अब्बा और बाकी बुजुर्गों को दिखाया। वीडियो देखकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। अब किसी के पास शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुरंत एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बार महेश त्रिवेदी को भी बुलाया गया। जब उनके सामने वीडियो चलाया गया तो उनकी आंखों में घबराहट साफ नजर आ रही थी। पहले तो उन्होंने इनकार किया, मगर जब सबूत उनके सामने था तो उनकी आवाज कांपने लगी। आखिरकार उन्होंने सच कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वो इस कस्बे की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। अगर दंगे हो जाते तो लोग डरकर अपने घर छोड़ देते और उन्हें मौका मिल जाता। ये सुनकर हर कोई सन्न रह गया। जिस इंसान पर सब भरोसा करते थे, वही इस फसाद की जड़ निकला। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सादिक की तरफ देखा, मगर इस बार उसकी नजरों में शर्म और पछतावा था। वो धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। सादिक की आंखें भी नम थीं। उसने कहा, दोस्ती भरोसे पर चलती है, मगर आज हमने सीख लिया कि सच को वक्त जरूर मिलता है। कारी अब्दुल वहीद आगे बढ़े और उन्होंने सबको खामोश रहने का इशारा किया। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और किसी की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उकसाए कि तुम इंसाफ छोड़ दो। इंसाफ करो, यही तकवा के करीब है। उनकी बातों ने हर दिल को छू लिया। लोगों के दिलों में जो नफरत भर रही थी, वो धीरे धीरे पिघलने लगी। महेश त्रिवेदी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कस्बे में फिर से अमन लौटने लगा। मस्जिद और मंदिर दोनों की दीवारों को साफ किया गया, जैसे लोग अपने दिलों से भी हर गंदगी मिटा रहे हों। कुछ दिन बाद ईद आई। इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा सुकून भरा था। अर्जुन अपने परिवार के साथ सादिक के घर आया।
उसने सादिक को गले लगाया और कहा, इस बार ईद सच में ईद लग रही है। सादिक मुस्कुराया। उसकी अम्मी ने सेवइयां परोसी और अर्जुन की अम्मा भी मिठाई लेकर आई थीं। दोनों परिवार एक साथ बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर इस बार उनके दिलों में एक नई समझ थी। सादिक ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उसने सीखा था कि असली ताकत नफरत में नहीं, बल्कि सब्र और सच